प्रीलिम्स नहीं हुआ था। मेरा काफी एक गैप से 6 नंबर के गैप से रहा था। दूसरे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया बट फाइनली लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। और तीसरे अटेम्प्ट में जाके मेरा रैंक आया। तो कहीं ना कहीं जैसे आप बोल रहे थे कि स्ट्रगल होती है, तो सबसे बड़ी तो स्ट्रगल यही थी कि फेलियर को कैसे कोप अप करना है। जब बैक टू बैक फेलियर्स मिलते हैं, पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि क्या हम डिजर्व भी करते हैं इसको, या हमारे अंदर वो क्वालिटीज भी हैं क्या सिविल सर्वेंट बनने की, या फिर हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो क्या वो सही तरीका है, या फिर अल्टीमेटली कि यूपीएससी की जो हम इतना समय दे रहे हैं यूपीएससी में, मैंने तो 4 साल दिया है लगभग यूपीएससी की प्रिपरेशन में, कि जितना समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी में क्या वो वर्थ भी है, कि क्या यूपीएससी पहली बात तो ये निकाल भी पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, और दूसरा अगर इतना समय लगाते हैं तो कुछ रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी पढ़ाई होती है कभी पढ़ाई नहीं होती है, कभी ऐसा होता है कि दिन भर में 2 या 3 ही घंटे पढ़ पाते हैं। तो इस तरह की जो चीज है स्ट्रगल वाली, सबसे बड़ा तो यही रहता है स्ट्रगल में, अगर बोले तो जब क्लियर नहीं हो पाता है अटेम्प्ट्स में, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं हम, तो सेल्फ डाउट आता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है मेरे हिसाब से तो यूपीएससी की जर्नी में। अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी एक शॉर्ट में थोड़ा सा, बिल्कुल वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स को सुना भी होगा जो बहुत जिनकी बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, सबका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एकदम शॉर्ट में मैंने जैसे तैयार किया है वो मैं बता देता हूँ अभी। देखिए, जो प्रीलिम्स मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसकी तैयारी तो एकदम साथ में करनी चाहिए हमको। इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी चाहिए, कि ऐसा डिफरेंशिएट ना करें कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में अलग अलग करूंगा या करूंगी। तैयारी सबकी साथ में करनी होती है। भी जैसे वैसे तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है तैयारी में, कि प्रीलिम्स मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट तीनों स्टेजेस की डिमांड्स थोड़ी सी अलग अलग है। जैसे कि प्रीलिम्स में हमको रिकॉल करना होता है, एलिमिनेशन देखना होता है, और टाइम मैनेजमेंट करना होता है। जहाँ अगर आप मेंस की बात करें तो वहाँ पे हमें अपना जो आंसर राइटिंग है उसमें जो प्रेजेंटेशन होता है हमें उस पर काम करना होता है, डायग्राम्स ऐड करने होते हैं, डेटा ऐड करना होता है, क्लैरिटी के साथ लिखना होता है। वहीं अगर हम पीटी की बात करें, पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो वहाँ पे पैरामीटर्स जैसे कि सोशल ट्रेट्स, कॉन्फिडेंस, डीप इंटरेस्ट इन आवर बैकग्राउंड, ये सब चीजें वहाँ पे जज की जाती है और उसके बेस पे हमको मार्क्स मिलते हैं। तीनों का थोड़ा थोड़ा डिमांड्स अलग हैं, तीनों स्टेजेस की। बट जब हम शुरू में तैयारी करें, जिन लोगों का स्पेशली जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, उन लोग जब तैयारी करें तो तैयारी तीनों की एक साथ करें। अगर हम कोई भी रिसोर्स पढ़ रहे हैं तो उस पर ऐसा डिफरेंशिएट ना करें कि ये चीज प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेंस में इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंशिएट करें भी तो चीजों को सबको साथ में पढ़े, ऐसा ना करें कि अभी मैं प्रीलिम्स क्लियर करूंगा पहले अटेम्प्ट में, दूसरे में मैं मेंस क्लियर करूंगा, या फिर अभी मेरा फोकस प्रीलिम्स पे है तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें पढ़ूंगा, मेंस स्पेसिफिक चीजें छोड़ दूंगा। जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट क्लैरिटी के लिए, जो मैं बोल रहा था, कि अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं उसमें जैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्पीशीज पूछा जाता है, तो स्पीशीज कहीं पे किसी पेज पे दे रखा है तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चलो हो ही गया। बट दिमाग में ऐसा ना रखें कि अगर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ आएगा, कुछ रिकमेंडेशंस आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं ये सोच के कि यार ये तो मेंस का पार्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी चाहिए। जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ पढ़े, तभी फायदा है उसका। ऐसा डिफरेंशिएट करके प्रीलिम्स पहले पढ़ लेंगे, मेंस बाद में करेंगे, जब मेंस क्लियर हो जाएगा फिर पीटी की तैयारी करेंगे, वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, एक तो इंटीग्रेटेड वे में तैयारी होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो लोग नए हैं अभी तैयारी में, वो कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली चीज तो ये कि कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। आप कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल उठाएं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि ये सब डाउट्स आते हैं कि यार लक्ष्मीकांत इनफ भी है कि नहीं है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, या फिर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमने तो शंकर आईएएस पढ़ ली, वो ठीक बुक है या नहीं है। इन सब चीजों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, जो भी सोर्सेज पढ़ रहे हैं वो इनफ होते हैं, सब में बेसिक चीजें होती है।
और एग्जाम में किसी एक बुक से नहीं आता है। बेसिक चीजें सारी बुक्स में होती है, कोई भी बुक पढ़े और कॉन्फिडेंस रखे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम ठीक है बस। एक तो ये चीज है। दूसरा, अपने ऊपर डाउट ना करें, कभी सेल्फ डाउट ना करें। अगर कभी प्रीलिम्स फेल भी हो जाता है, मेंस फेल भी हो जाता है, तो अपने ऊपर डाउट ना करें कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है वो तो हमसे ऊपर हैं, उनको हमसे ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नेचर ऑफ एग्जाम है, प्रीलिम्स में 2 पेपर, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे सिली मिस्टेक किया तो एकदम बाहर हो जाना है। तो ये है कि रियलिटी एग्जाम का ये है कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं इसमें। तो अगर कहीं पे फेल होते हैं तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखें। और तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी के लिए अगर कोई सबसे जो जरूरी चीज है, जो सब लोगों को करनी चाहिए मेरी ओपिनियन में, वो है अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ भी पढ़ें उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ें, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ें, चीजों को गूगल करें, क्यूरियोसिटी थोड़ा लाएं। चीजों को बस ऐसे बिना इंटरेस्ट के बस रीड ना करें कि लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस नंबर ऑफ पेजेस कवर हो रहे हैं, या फिर स्पेक्ट्रम है वो बस कवर कर रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस, समझ आए ना आए वो सेकेंडरी चीजें, इसको ना करें। समझ सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको थोड़ा सा टाइम लगे, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगे, और उससे जो आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा वो बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग और साउंड फाउंडेशन होगा, जो आपके बाद में आपके सारी स्टेजेस पे काम आएगा, प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू। तो समझ और अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं एक निचोड़ में अपनी बात बोलूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मेरे हिसाब से वो समझ, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब है। अगर इन सब पे आप ध्यान दें तो यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान हो सकती है। इसके अलावा अगर तीनों स्टेजेस की बात की जाए अलग अलग, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, प्रीलिम्स के लिए हमको पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी होते हैं। पीवाईक्यूज को सही से एनालाइज करें, पैटर्न एनालाइज करें, उसपे जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, उनको एनालाइज करें, और उन उन एरियाज पे एक्स्ट्रा फोकस करें। जैसे कि नेशनल पार्क्स बार बार आते हैं तो उनको बहुत बढ़िया से कर ले, रिवर्स बार बार आती है उनको बहुत बढ़िया से कर ले। उसके साथ 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 टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि जो मोड होता है प्रीलिम्स का, या जो टेम्परामेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो हमको जनरेट करना है कि हमको रीडिंग स्पीड बढ़ाना है, हमको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमको ओएमआर कैसे भरनी है। ये सब चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है। जब प्रीलिम्स हो उससे 2-3 महीने पहले, जितना भी जिसकी श्रद्धा है, 4 महीने पहले जितना भी जिसको प्रिपेयर करना है, उसमें टेस्ट सीरीज जरूर लगाए, किसी कोचिंग के किसी के भी 30-30-40 टेस्ट जरूर लगा के जाए। पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज करें उसपे, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और उसपे जब हम टेस्ट देते हैं तो उसमें ये सब भी ध्यान रखें, जो हम पेपर में करते हैं एग्जैक्ट उसको प्रैक्टिस करना है, कि अगर किसी का इंग्लिश मीडियम है, अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको हिंदी में पढ़ लें, तो हिंदी मीडियम में नहीं समझ पा रहा है उसको इंग्लिश मीडियम वाला जो होता है उसमें पढ़ लें। तो ये सब चीजें जरूरी है, ये सब चीजें हमको सीखनी है जब हम प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं। और आजकल प्रीलिम्स का नेचर ऐसा हो गया है कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा रैंडम होता जा रहा है, तो अपना फोकस जो है वो स्टैटिक पार्ट पे रखें, क्योंकि स्टैटिक पार्ट 90-100 नंबर आपके ला सकता है और उससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स रैंडम है, रैंडम चीजों के पीछे ज्यादा ना भागे, अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, जो स्टैटिक चीजें उसको बढ़िया से करें, कहीं से बेयर मिनिमम करंट अफेयर्स कर लें, PT 365 या फिर मैगजीन्स कहीं से भी कर लें, उसको छोड़े ना, क्योंकि सवाल तो आ ही सकते हैं अल्टीमेटली, क्या पता अगली बार 20 सवाल आ जाए डायरेक्ट किसी मैगजीन से। तो आप वो कर लें, पर फोकस अपना स्टैटिक पार्ट पे रखें। स्टैटिक पार्ट ये आपको सिलेक्शन कराएगा प्रीलिम्स में, वो जो रैंडमनेस या अनसर्टिनिटी है उसको कम हो सकती है इस चीज से। दूसरी चीज, अगर मेंस की बात की जाए, तो मेंस में देखो, किसी को कितना भी नॉलेज हो, नॉलेज वहां पे आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर्स में, किस तरह से आप लिख रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी होता है। आपको कितना भी नॉलेज है, अगर आप उसको ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। बीच में किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, अब वो क्वेश्चन ही गायब हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है या नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जो पूरा आपका करंट अफेयर्स है, मैंने तो पूरा अपना करंट अफेयर्स का जो बेस था मेरा वो न्यूज़पेपर्स था। मैंने ज्यादा मैगजीन्स नहीं पढ़ा था, और न्यूज़पेपर को बहुत बढ़िया से करता था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पूरी यूपीएससी की जर्नी में, तो न्यूज़पेपर है, मस्ट है, या फिर कोई मैगजीन पढ़ ले। देखो, मैगजीन पढ़ सकते हो, पर मैगजीन में अल्टीमेटली वही बात है कि चीजें आपको कंटेक्स्ट में समझ नहीं आएंगी। अब मैगजीन में क्या होगा कि
कोई इशू है, सपोज एंटी डिफेक्शन भी है, तो उसमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट देते हैं मैगजीन में, तो कि मणिपुर में एमएलए में ये केस हुआ, उसके बाद वो पूरा अपना एंटी डिफेक्शन के बारे में इश्यूज बता देंगे, चैलेंजेस बता देंगे, सॉल्यूशंस बता देंगे। बट जब उस चीज को हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक सेकंड, मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज हो। अभी आ रहा है आवाज? यस। तो जब हम उस चीज को कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो वो चीजें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। तो न्यूज़पेपर जिनके पास टाइम है अभी, जो अगली बार पेपर दे रहे हैं, अभी मेंस नहीं दे रहे हैं, अगली बार प्रीलिम्स देना है, उनके पास 1 साल है अभी, तो न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ें। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी चीज न्यूज़पेपर है प्रिपरेशन में। उसके बाद हम बात कर रहे थे मेंस में, तो मेंस आंसर राइटिंग में आपको सीखना पड़ेगा आंसर्स लिखने। अपने कंटेंट आपके पास कितना भी है, आपको उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। कंटेंट की जहां तक बात है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, तो बेसिक चीजें तो आपकी वहां से कवर हो ही जाएंगी। उसके बाद हमको ये सीखना है कि जितना हमारे पास नॉलेज है उसको लिखा कैसे जाए, कितनी स्पीड में लिखा जाए कि हमारे पूरे पेजेस भर जाएं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, डायग्राम्स कैसे बनाना है, डेटा कैसे लिखना है, तो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। अभी अगर मैं आंसर राइटिंग के ऊपर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, लोग भी बोर हो जाएंगे। बट मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग को बहुत सीरियसली लें। मैंने ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी और मुझे उसका रिग्रेट है, बट मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे। इसको या तो लक बोलें या कुछ भी बोलें, बट मैंने बाद में रिग्रेट किया इस चीज को। टेस्ट पेपर्स आप जरूर लगाएं, बेयर मिनिमम 10, 15, 20 जितने भी आपको मेंस के टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो जरूर लगाएं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा या तो आप खुद से इकट्ठा कर लें, डेटा सब्सटेंशिएट करने के, जो आप आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, जो पॉइंट्स लिखते हैं आप, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए डेटा बहुत जरूरी होता है। या तो डेटा आप कहीं से कंपाइल कर लें थ्रू आउट द ईयर, या फिर ना करें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मेन से पहले डेटा निकलता है, जैसे विजन आईएएस और ओनली आईएएस का मैंने किया था, उसको कर सकते हैं आप। तो डेटा को रट ले बहुत सारा, जब भी जहां भी आपको मौका मिले अपने आंसर्स में डेटा लिख दें। उसके अलावा डायग्राम्स की थोड़ी प्रैक्टिस करें। वही 5-7 तरीके के डायग्राम्स होते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लें। अगर किसी को आंसर राइटिंग पे ज्यादा अगर एनालाइज करना है, मैं तो ये प्लेटफॉर्म पे अगर बोलूंगा तो लंबा सेशन ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अक्षत जैन करके एक है, जिन्होंने आंसर राइटिंग के ऊपर पूरा सेशंस लिए थे, शायद यूट्यूब पे वो मिल जाए। मैंने बहुत सारे अपने जो आंसर राइटिंग में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो वहीं से सीखी है, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो टॉपर्स है उनकी कॉपी एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैं सत्यम गांधी की कॉपी पिछली बार देखा था, मुझे काफी हेल्पफुल लगा था। सुन पा रहे हैं मुझे? यस तो यस। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग, फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आंसर राइटिंग के बारे में। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, वैसे अगर आप फ्रेशर्स हैं अभी तो शायद आपको समझ ना आए चीजें, आपको एब्स्ट्रैक्ट लगे उसमें, मैं शॉर्ट में मैं बता दूं फिर भी, जस्ट बियर विद में। सबसे पहला होता है रिलेवेंसी। आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो सीधा रिलेवेंट होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा है। हमको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है कि सवाल में कुछ पूछा है, चैलेंजेस पूछे हैं, हम वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, हम उसके इश्यूज लिख रहे हैं। नहीं, हमको चैलेंजेस पूछा है, हमको चैलेंजेस ही लिखना है। हमको सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस पूछा है, हमको सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस ही लिखना है। अगर किसी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में रिलेशंस पूछा है तो वही हमें लिखना है। हमको अपनी नॉलेज वहां पे जो हमको आता है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा है वो हमको लिखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं बहुत सारे लोगों की कॉपी देखा हूँ जहाँ पे कि लोग अ, जो पूछा है वो नहीं लिखते हैं, उसके आसपास की चीजें लिखते हैं। अगर आप चीजें आसपास की भी लिख रहे हैं तो उसको ऐसा तोड़ मरोड़ के लिखें ताकि वो लगे कि जो सवाल में पूछा है वो उसके लिए है, एकदम उससे रिलेवेंट है, उसको रिलेवेंट बनाए। दूसरा है एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लावरी लैंग्वेज में ना लिखें, ज्यादा मेटाफर्स कोट्स ये सब ना लिखें, बहुत तगड़े तगड़े कीवर्ड्स ना लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, एकदम क्लैरिटी के साथ लिखें। तीसरा, डेटा और डायग्राम से उसको सब्सटेंशिएट करें। डेटा डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद सारे आंसर्स को कंप्लीट करें। एक आंसर के अंदर प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। जो बॉडी पार्ट है उसमें जो आंसर्स में पूछे हैं, 2 या 3 चीजें पूछते हैं, जैसे चैलेंजेस पूछा है या फिर वे फॉरवर्ड पूछा है या फिर गवर्नमेंट स्टेप्स पूछा है, आप उसको जरूर लिखें। मतलब बॉडी के अंदर जो क्वेश्चन है पूछा है वो सीधा सीधा डायरेक्टली एड्रेस होना चाहिए, विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, विद प्रॉपर कंक्लूजन, डायग्राम्स हो उसमें। और जो बहुत सारी अलग चीजें हैं, या तो आप चाहे तो मेरी आंसर कॉपीज देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो,
नहीं तो आप जिन लोगों ने और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं जीएस में या ऑप्शनल में किसी में भी, आप उनकी कॉपीज को ऑब्जर्व करें। मतलब ऐसा पढ़े ना उनकी कॉपी से, ऐसा ना करें कि मुझे पॉइंट सीखना है, उनकी कॉपी को ऑब्जर्व करें कि वो लिखते कैसे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उन चीजों को। ये चीजें आप ऑब्जर्व करें वहां पे। उसके बाद जैसे एथिक्स का होता है एक पेपर हमारा, तो एथिक्स में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस करें रादर देन थ्योरीज फिलोसफीज इन सब पे, और डायग्राम्स करें। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को एथिक्स मुश्किल लगता है वो मुदित जैन की किताब आती है डिकोड एथिक्स करके, वहां से आप पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस कर ले, आपका एथिक्स इजी लगने लगेगा। वहां से आप डायग्राम सीखें, आंसर्स लिखते कैसे हैं वो सीखें। मैंने तो अपने दोनों अटेम्प्ट में वो बुक की थी और मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी थी वो। उस किताब को कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूर करें। अगर किसी के अंदर नेचुरल टैलेंट है ऐसे लिखने का तो अलग बात है, अगर किसी को मुश्किलात होते हैं इसमें लिखने में ऐसे, तो आप ऐसे की बहुत बढ़िया से तैयारी करें। जो ऐसे बार बार रिपीट होते हैं, जैसे विमेन के ऊपर रिपीट होता है या फिर किसी भी चीज के ऊपर अगर जो ऐसे रिपीट होते हैं, आप उनके प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, कोई एनेक्डोट, इस तरह से आप उसको तैयार कर सकते हैं। कोई एथिक्स की बुक का नाम पूछ रहे हैं, बुक का नाम है डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन। अब वो किताब इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन मुझे पता नहीं उसका आता है कि नहीं आता है। फिर भी जिन लोगों का हिंदी मीडियम में भी है, आप एक बार देख लें उसको, एटलीस्ट समझ तो आएगा आपको कि डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं, कैसे वो। क्वेश्चंस हम बाद में ले लेते हैं, एक बार पहले मोटा मोटा ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुदित जैन की किताब है, रेड कलर की किताब है, डिकोड एथिक्स के नाम से, आप उसको कर सकते हैं। एसए की आंसर राइटिंग आप बढ़िया से करें। आंसर राइटिंग तो आपको सब में ही करनी है, बट एसए पे भी थोड़ा फोकस करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें। और अपने ऑप्शनल पे, मेंस में बहुत ज्यादा फोकस करें, इन डेप्थ उसकी तैयारी करें। अगर आपका ऑप्शनल वीक है, अगर आपके मार्क्स उस पर कम रह जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे ये अपना ऑप्शनल पे डेप्थ में पढ़े। जीएस में तो हमको ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है, पर ऐसे में आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, डेप्थ में पढ़े, रेफरेंस बुक्स पढ़ें, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो करें, शॉर्टकट्स ना अपनाएं। ये चीज है मेंस के लिए, तो बस इतना ही है। बाकी जो आपने आपने जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की मैं पहले बात कर रहा था, वो यहाँ पे आपका फाउंडेशन बना देगा। मतलब आपकी बिल्डिंग की नींव वहां से तैयार हो गई। अब आपको आंसर राइटिंग करके अपने ऊपर की जो बिल्डिंग है जो सब लोगों को दिखती है, आपको वो तैयार करना है। समझ के साथ पहले पढ़ लिया, अभी आंसर राइटिंग सीख ली, आंसर वहां से अच्छे से प्रेजेंट कर लिया, बस मार्क्स आ जाएंगे मेंस में। जहां तक बात इंटरव्यू की है, मेरे तो काफी कम मार्क्स है इंटरव्यू में, तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मैंने क्या कमियां की हैं अपने इंटरव्यू में। सबसे पहली चीज तो है कि जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो, आप वो लैंग्वेज वहां पे चूज करें। अगर किसी को इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी चूज करें, किसी को हिंदी कंफर्टेबल नहीं है तो इंग्लिश चूज करें। कोई भी लैंग्वेज है जो अवेलेबल है वहां पे, आप जो चूज करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। किसी ने अगर मीन्स इंग्लिश में लिखा है, उसको अगर बोलने में दिक्कत है इंग्लिश, तो हिंदी चूज करे। मैंने इंग्लिश चूज किया दोनों बार, और इसका मुझे थोड़ा सा रिग्रेट भी है। मुझे हिंदी चूज करना चाहिए था, क्योंकि मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता हूँ खुद को। मेरी इंग्लिश थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है जितना मेरा हिंदी मेरी अच्छी है, क्योंकि वही मेरी मदर टंग है। तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि लैंग्वेज चूज करना समय थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा एनालाइज करें कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी लैंग्वेज में आपकी स्ट्रेंथ है, उसको ही चूज करें। दूसरा है कि जब प्रिपरेशन करें, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी है। जैसे कोई पूछ रहा है कि हिंदी मीन्स प्योर हिंदी, ऐसा नहीं है कि प्योर हिंदी के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। जैसे अभी मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। जैसे वर्ड सी में एक वर्ड ही एक वर्ड है जो इंग्लिश का है, उसे वैसे तो शब्द बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स आप आराम से यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी हम नॉर्मल लैंग्वेज, जो भी हम दोस्तों से बात करते हैं, जितने इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, आप खुले तौर पर उनको यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हिंदी में प्योर हिंदी बोलना है वहाँ पे। दूसरा ये है कि तैयारी जब इंटरव्यू की करें तो उसको बाकी चीजों के साथ ही तैयारी करें। ऐसा ना सोचें कि पहले मेंस हो जाएगा उसके बाद में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, क्योंकि वहां पे पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, और ट्रुथ भी यही है। और जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो, उसके लिए सालों लगते हैं। ऐसा मेंस के बाद 2 महीने की तैयारी करके ऐसे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। तो आप
एक बार एटलीस्ट कुछ भी ना करें तो जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, उसमें ये जरूर पढ़ लें वहां पे कि किस किस चीजों के ऊपर जजमेंट होता है, तो किस किस चीज, कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेस पे मार्क्स मिलते हैं, और उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें कि अगर वहां पे लिखा हुआ है कि डीप इंटरेस्ट इन बैकग्राउंड तो उसका क्या मतलब है, वहां पे लिखा हुआ है सोशल ट्रेड्स चेक करते हैं तो उसका क्या मतलब है। और धीरे धीरे उन चीज को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करें। आपके दिमाग में जब रहेगा कि यार इंटरव्यू में सोशल ट्रेड्स पे जजमेंट होता है मार्क्स का, तो आप जब किसी से भी बात करें उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। अपने आंसर्स में जो स्ट्रक्चर होती है वो पहले से प्रैक्टिस करें। दोस्तों से बात करें तो उसी तर्ज पे बात करें जैसे आप इंटरव्यू में बात करेंगे। अपने आप को ही समझे कि आप ऑलरेडी एक ऑफिसर बन गए और आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है आपका, उसे वो आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए। मेंस के बाद तैयारी से फिर मेरी तरह 154 मार्क्स आएंगे और फिर पीछे जाएंगे आप। तो आप तैयारी जब आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की जब भी कर रहे हैं तो तीनों की एक साथ करें। अगर पीटी की तैयारी बहुत ज्यादा ना भी करें तब भी एटलीस्ट उसका नोटिफिकेशन पढ़ के सब चीजों का मीनिंग जरूर समझ लें। और जब किसी से भी बात करें उन सब चीजों का ध्यान रखें कि हमको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना है। जैसे वहां पे अगर कॉन्फिडेंस की बात है तो आप अपने से ऊपर किसी भी लेवल के व्यक्ति से अगर बात करते हैं, जैसे कि कोई सीनियर ऑफिसर हुआ, कोई सिलेक्टेड आदमी हुआ, तो अगर वहां पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप वहां पे उनसे भी कोशिश करें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे थोड़े दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में इंटरव्यू की तैयारी होना मुश्किल है। जिन लोगों के अंदर पहले से टैलेंट है, वो जिन लोगों के अंदर पहले से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिनके आंसर्स पहले से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनके उनको सारी इतनी तैयारी ना करने की कोई जरूरत पड़े। पर जिन लोगों की कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है या कॉन्फिडेंस कम रहता है लोगों से बात करने में, या जो भी वहां पे पैरामीटर्स अगर आप उनमें वीक है तो उनको पहले से आप प्रैक्टिस करें। पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी भी थ्रू आउट द ईयर करें। अभी आपके पास जो अगला प्रीलिम्स देंगे, एक साल है, उसमें आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। ऑप्शनल को नेग्लेक्ट ना करें, ऑप्शनल को शॉर्टकट्स लेने की कोशिश ना करें। ऑप्शनल में अगर शॉर्टकट लेंगे तो बिलो एवरेज मार्क्स आएंगे आपके। ऑप्शनल में थोड़ी मेहनत करें, चीजों को सही से तैयारी करें। फिर से मैं एक बात रिफ्रेश करूंगा या री एम्फेसाइज करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जब तक आपकी किताब का एक पेज जो पेज आप पढ़ रहे हैं, जब तक वो फुल्ली क्लियर ना हो जाए अगले पेज पे ना बढ़े। चीजों को रीड ना करें, रीड करेंगे तो वो कहीं काम नहीं आएगा, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। सिर्फ पढ़ी हुई चीजें बिना समझ के कहीं काम नहीं आती है। आजकल तो प्रीलिम्स का भी ऐसा पेपर हो गया है कि वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप प्रीलिम्स के पॉलिटी के पेपर्स, क्वेश्चन पेपर उठा के देखें जो प्रीलिम्स के हैं, उसमें पूछते हैं लिबर्टी का क्या मीनिंग है। या फिर इस बार एक आर्टिकल लास्ट इसी बार 2021 में, पता भी नहीं 2022 नहीं 21 में क्वेश्चन था कि आर्टिकल 14 का उसने पूरा उसमें ऊपर एक्सप्लेन किया था, फिर पूछा था कौन सा आर्टिकल है। वो सब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट करता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो प्रीलिम्स में भी चाहिए, मेंस में भी चाहिए और इंटरव्यू में भी चाहिए। सारी बातों का मेरा जो सार है वो अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उस पर ज्यादा ध्यान दें और मेंस में आंसर राइटिंग पे फोकस करें। ये छोटी छोटी आप चीजें करेंगे तो आपका जो यूपीएससी का क्लियर करने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अभी मेरी तरफ से तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। किसी को किसी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन रेज कर लीजिए। आप किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। अदरवाइज पूछना हो तो आप हैंड रेज का भी ऑप्शन है, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। यक्ष जी, मीनवाइल कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था। जैसे आप कभी लो फील करते होंगे, आप भी कभी स्ट्रेस्ड आउट फील करते होंगे, तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? देखो, ये इस तरह के जो डाउन्स आते हैं वो आते ही हैं प्रिपरेशन में। कभी कभी जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, हमको ऐसा लगता है कि यार हम डिजर्विंग भी हैं कि नहीं है, कि हम कभी क्लियर भी कर पाएंगे इस चीज को। तो सबसे पहले तो होता है उसके लिए प्रेशर आपके ऊपर। आप ये समझे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, या जो आपका जो ड्रीम है आईएएस बनने का, अगर आपका आईएएस नहीं बन पाए आप, या आपका ड्रीम पीसीएस निकालने का, पीसीएस नहीं निकाल पाए, तो बस ये समझे कि आप जिंदगी भर इस चीज को रिग्रेट करेंगे वहां पे, कि आपको आईएएस बनना था और आप आईएएस नहीं बन पाए। भले से आप जिंदगी में बाकी और कितनी भी अच्छी चीजें कर लें, कॉर्पोरेट में जाए, पैसा कमाए बहुत ज्यादा, कोई एनजीओ में जाए, बट जो आपके अंदर एक चुभन रहेगी वो जिंदगी भर, कि यार आईएएस बनना था पर आईएएस नहीं बन पाए। इस चीज को दिमाग में रखें, मोटिवेशन अपने आप अंदर से आएगा। अब मोटिवेशन क्या होता है, मैं तो बोलता हूँ कि प्रेशर होता है।
जब प्रेशर होता है अपने आप पढ़ाई करते हैं। और जो मोटिवेशन की बात है ना, जैसे मैं सिलेक्टेड हूँ, आप कुछ सिलेक्टेड लोगों से बात करें, उनके जो उनका जीवन जिस तरह से बदल जाता है ना सिलेक्शन के बाद, आप बस उस चीज पे फोकस करें कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आप उस दिन को सोचें कि उस दिन आपको कैसा फील हो रहा होगा, आपके पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा होगा। बस ये अपने आप मोटिवेशन आएगा। और अल्टीमेट जो मोटिवेशन है वो तो जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की होगी तब आपका कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन होगा। किसी को हो सकता है स्टेटस चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को समाज सेवा चाहिए, जिसको जो भी जिसका रीजन है, जो भी मोटिवेशन है, उसको पूरे टाइम ध्यान रखें। और अपने दिमाग में बस एक ही चीज रखें, यूपीएससी, बाकी डिस्ट्रैक्शन सारे हटा के, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। साइंटिफिक है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट अपने दिमाग में उसी चीज को रखें बस, मोटिवेशन अपने आप अंदर से हाई रहेगा। चीजों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर आपको मजा नहीं आएगा, आप इधर उधर भागेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार आपको मोटिवेशन की जरूरत है, शायद आप मोटिवेटेड नहीं है पूरा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पढ़ने में मजा आएगा, अपने आप ही कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है यक्ष जी, कि मोटिवेशन वहीं से आएगा। रीजन जो होना चाहिए कि हमको कुछ बड़ा करना है, चाहे वो दिन हमको देखना है जो आज यक्ष जी देख पा रहे हैं। हाँ, आ, और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी मीडियम को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो मतलब एक कहीं ना कहीं वो परसेप्शन बना हुआ है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आता है, लेकिन इस बार देखा गया कि अच्छे रैंक्स भी आए हैं हिंदी मीडियम के। तो इस पे आपका क्या विचार है कि आई मीन हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या आपका संदेश है? देखिए मेरे पास ऐसा कोई डेटा तो है नहीं कि मैं बता पाऊँ कि कितने सिलेक्शंस हो रहे हैं, कितने परसेंटेज सिलेक्शंस हो रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप जो भी एग्जाम की डिमांड्स है, अगर आप उनको पूरा करेंगे तो मीडियम आपका कोई सा भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी मीडियम हो, आप अच्छा हमेशा करेंगे। यूपीएससी के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से ऐसा कोई बायसनेस होगा कि हम हिंदी मीडियम वालों को कम मार्क्स देना है या इंग्लिश वालों को ज्यादा मार्क्स देना है। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, आप उनको वो भी अच्छे से तैयारी करें। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा लिख रहे हैं, आप भी अच्छा लिखें। डायग्राम्स बना रहे, आप भी अच्छे डायग्राम्स बनाएं, मार्क्स आपके भी आएंगे। इस बार जैसे रैंक 18 पे रवि सिहाग है, और या फिर रैंक शायद रैंक 22 पे भी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, वो भी अच्छा कर रहे हैं। आप बस अपना 100% दीजिए। और डाउट तो मेरे हिसाब से तो डाउट, ये जो क्वेश्चन है, मुझे तो मैं तो उसका एग्जिस्टेंसी क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि जब आपने तैयारी शुरू की है, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश तो आप ले ही नहीं सकते, वैसे भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अभी। अब तैयारी शुरू कर दी है, इस चीज को दिमाग में ही क्यों लाना है कि यार हिंदी मीडियम से होता है नहीं होता है। आप उस चीज को छोड़ दीजिए। फिर आप एनालाइज करेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि यार जो इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिल रहे हैं या फिर टॉपर्स नहीं आ रहे हैं, टॉप 3 में कोई हिंदी मीडियम का नहीं है, आप खुद को डिमोटिवेट करेंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शंस होते हैं, जो जो जरूरतें हैं पेपर की, आप उसको पूरा कीजिए। सबका सिलेक्शन होता है, कोई भी मीडियम हो। बिल्कुल ठीक बात है यक्ष जी। आई मीन कंटेंट वही रहेगा, और यूपीएससी है तो वो बायसनेस बिल्कुल नहीं करेगा। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, और मिल भी रहा है। हाँ, अ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैंड रेज एक किया सेकेंड है। सर, ये मैम बार बार क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर। देखिए मैं तो इंग्लिश मीडियम था, तो मैं तो द हिंदू वगैरह पढ़ता था, बट मैंने सुना है कि जैसे जनसत्ता न्यूज़पेपर होता है वो सब अच्छा रहता है। या फिर आप अगर हिंदी मीडियम से जानना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिन्होंने हिंदी मीडियम से तैयारी की हो। जैसे रवि सिहाग है, अब शायद उन्होंने, उनका आप टॉपर स्टॉक देखें तो शायद उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेंशन किए होंगे सोर्सेस। तो आप ऐसे लोगों से बात करें कि जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से तैयारी की हो। हेलो। यस सर, यस। हाँ, आप पूछे, कोई और क्वेश्चन पूछे, स्क्रीन पे आता है, नीचे फ्लैश होता है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपको परमिशन दे दिया गया है। कृष्णा शर्मा जी हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर, सो इन अ डे आई फेच आउट अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट जीएस। तो उसको एक दिन में सारे टॉपिक कैसे पढ़ें, और अब जब हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक तो हमें कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है?
और ऐसे अगर मैं एक दिन में छोड़ता हूँ तो ऐसे ओवर द वीक बहुत सारे अकुमुलेट हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, तो हाउ टू अच्छा, कवर दैट? न्यूज़पेपर में यस सर, यस सर। देखो, न्यूज़पेपर जब आप पढ़े ना, तो आप टॉपिक बात के लिए ना छोड़ें कि अगर इंडिया चाइना रिलेशन है तो मैं इसको अभी कवर नहीं करता हूँ, इसको मैं शाम में कवर कर लूंगा, या एक हफ्ते में सारे टॉपिक्स एक साथ कर लूंगा। जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसको तुरंत वहीं पे उसको हैंडल कीजिए। अगर इंडिया चाइना रिलेशन है तो आप उसको वहीं पे कवर कीजिए, गूगल करिए, कुछ भी करिए, उसको आप वहीं पे तैयार कीजिए। कोई भी एडिटोरियल बात के लिए बिल्कुल ना छोड़े, वो कभी कवर नहीं होते हैं। बंडल बनता जाता है उनका, स्टैक होते चले जाते हैं, और वो कभी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, इतना सब कुछ रहता है। तो थोड़ा सा, अगर आप 2 घंटा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे रहे हैं, 10 मिनट और दे दो, उसको वहीं पे कवर कर दो, बात के लिए बिल्कुल मत छोड़ो। और जो जैसे पढ़ने का जो तरीका होता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं कुछ भी चीज, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो अगर उसमें कोई स्टैटिक पार्ट है ना, तो आप ऐसा ना करें कि बुक खोल के उसको पढ़ रहे हैं पहले कि स्टैटिक को मैं वहां से कवर कर लेता हूँ, एंटी डिफिक्शन आया तो मैं उसको लक्ष्मीकांत से कवर करूंगा। आप इतनी देर में लक्ष्मीकांत निकालेंगे, उसके पेज पे पहुंचेंगे, इतना टाइम तो आपको वैसे ही लग गया। इसके लिए सबसे अच्छा है तुरंत उसको गूगल करें, एंटी डिफिक्शन यूपीएससी डाल के, और उसमें आप वहां से तैयार कर लें बस। यस सर। सेकंड क्वेश्चन वंशिका जी, आप पूछे अपने क्वेश्चन। Sir, जैसे this takes a lot of time, so it is okay to devote this much time to newspaper daily, or we should, like, we feel like analysis gives all that we need from the static portion. So is it good to go with analysis, or we have to read newspaper and find out the things by self? देखो, सबसे पहला तो है कि न्यूज़पेपर में इफ यू आर डिवोटिंग 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, आई थिंक दैट्स प्रीटी ओके। मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो आप अगर उसमें टाइम डिवोट कर रहे हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें। आपका दूसरा क्वेश्चन मैं भूल सर गया। एनालिसिस, सर देखिए एनालिसिस देखने बेटर है कि? देखिए, बिना एनालिसिस के आपका न्यूज़पेपर पढ़ना वेस्टफुल होगा, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मैं जैसे पहले ही बोल रहा था कि अगर रीडिंग करके आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको काम नहीं आएगा, उसका एनालिसिस ही जरूरी है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में काम आएगा ना। आप कुछ और पूछ रहे हैं? सर आई, हाँ जी सर, जैसे यूट्यूब वगैरह पे या फिर वेरियस कोचिंग साइट्स पे जो अच्छा अच्छा, हाँ। एनालिसिस होते हैं। तो आप, हाँ, तो मैं क्या करता था उसके लिए, पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, और सोने के टाइम पे एक इनसाइट्स ऑन इंडिया का करंट अफेयर्स आता था, डेली करंट अफेयर्स, उसको कवर कर लेता था। और कहीं पे ट्रैवलिंग व्रैवलिंग के टाइम पे जैसे एडिटोरियल डिस्कशंस आते हैं, ओनली आईएएस का आता था मेरे टाइम, अभी भी आता है, वो इंग्लिश में आता है, वो हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले भी उसको सुन सकते हैं। तो कहीं चलते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, दूध लाते हुए, कहीं से अगर दुकान पे जाना है तो उसको सुन लेते थे। तो वो हेल्प करता था, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता था। उसको 1 की स्पीड में ना करके 1.5 की स्पीड पे करें, तो उससे काम बन जाता है। ये 2-3 सोर्सेस कर लेंगे। तो मैं तो मंथली मैगजीन भी कवर नहीं किया था। अगर इसके बाद आपको लगता है कि आपको मंथली मैगजीन करनी चाहिए, तो आप मंथली मैगजीन करें, मैं तो नहीं करता था। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर, थोड़ा क्यूरियोसिटी के साथ, गूगल करके, एनालाइज करके, डेली वाला आप थोड़ा कर ले, पीआईबी कवर हो जाएगा, बाकी न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स है वो कवर हो जाएंगे। एडिटोरियल डिस्कशन आपने सुन लिया, खाना खाते हुए सुन लिया, ट्रैवलिंग करते हुए सुन लिया, बस उससे आपका इतना साउंड फाउंडेशन बन जाएगा कि आपका जीएस, जो जीएस 1 2 3 4 है, उस आपका बहुत अच्छा होगा मेंस में। सर एक और बात थी, सर जैसे प्री में मैंने ऐसा फील किया कि मैंने जो चीज जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह पढ़ रखे थे, और मेरे नोट्स में जो पॉइंट्स थे और जो पेपर में पॉइंट्स आए, दे वर डिफरेंट। देखो मतलब व्हाट प्रीलिम्स में, इंफॉर्मेशन आई हैड अबाउट सम टॉपिक। हाँ जी। देखो पहली चीज तो ये है कि उसमें 2 पार्ट है, एक स्टैटिक और करंट अफेयर्स। स्टैटिक में क्वेश्चंस स्टैटिक ही आएंगे, लक्ष्मीकांत से हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आते हैं तब अंडरस्टैंडिंग पे आए, या फैक्चुअल आते हैं फैक्चुअल से आए। जो बेसिक चीजें हैं वो सारी बुक्स में वो वहीं से आएंगी। आप उनको, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने समझा हुआ है उन सब चीजों को तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने रीडिंग की है तो आपको दिक्कत होगी, फॉर श्योर आपको दिक्कत होगी। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स थोड़ा रैंडम है, थोड़ा अनसर्टेन है कि कहाँ से करंट अफेयर्स पूछते हैं वो, है ना। बट जो बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, साइंस एंड टेक में इस बार एनएफटी पूछ लिया, हो सकता है ब्लॉकचेन पूछ ले, हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ ले। ये सब तो बज वर्ड्स है, अभी इनको तो आपको पता ही होना चाहिए। मतलब जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है
वो आपको पता ही होनी चाहिए। इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रैंडम पूछ रहे हैं करंट अफेयर से, अगर आपको नहीं भी आता है तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए उसको, वो सबके लिए मुश्किल है। करंट अफेयर्स अनसर्टेन है, इसीलिए मैं पहले बोल रहा था कि आप स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दें। जब आप करंट अफेयर्स Yes. न्यूज़पेपर पे पढ़ेंगे, आपको बस उतने से काम बन जाएगा आपका। उससे डरे ना कि ये मुझे नहीं आता है, ये मेरे नोट्स में नहीं है। ये सबके साथ ही है, सबको 20 30 40 सवाल आते हैं, बाकी तो आपको कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके ही आपको लगाना है। Yes. ओके सर। And जी सर ये काजल जी का क्वेश्चन था। काजल जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके सर स्कूलिंग ग्रेजुएशन वगैरह सर कहाँ से हुए, और आपका मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था सर वो क्या था? देखिए, मैंने अपनी IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग किया है, और मेरा जो ऑप्शनल था वो सोशियोलॉजी था। ओके सर। सर एक्चुअली मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ सर, मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सर MA ज्योग्राफी से करना चाहती हूँ सर, और सर मैं अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर ज्योग्राफी ही रखना चाहती हूँ। बट सर मैंने सर CU CET के लिए भी मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एंट्रेंस की भी तैयारी कर रही हूँ सर। तो सर जब मैंने अपना ऑप्शनल चूज कर लिया कि मेरे को ज्योग्राफी से करना है MA, बट सर मेरे को अब जब पता लगा कि ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर नहीं आता सर ऑप्शनल हाँ, में, और मैं सिलेक्ट। बता देता हूँ। मैं तुम्हें बीच में कट शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखो, आपका जो बैकग्राउंड है और जो आप ऑप्शनल ले, वो जरूरी नहीं है कि सेम ही लेना है आपको। आपको ऑप्शनल वो लेना है जिसमें आपको स्कोर अच्छा है, जिसका थोड़ा सिलेबस शॉर्ट हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो। ऐसा कोई मैथ्स लेना, ज्योग्राफी लेना जो अच्छा स्कोर ना करे। मैं ऐसा किसी किसी ऑप्शनल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सब में अच्छे मार्क्स आते हैं लोगों के जब अच्छी मेहनत करते हैं। बट उतने मार्क्स लाने के लिए, अगर 250 मार्क्स लाने के लिए आपको ज्योग्राफी में 6 महीने पढ़ना पड़ रहा है, वहीं आप अगर कोई सा दूसरा ऑप्शनल ले, सोशो एंथ्रो या फिर साइकोलॉजी, अगर उसमें आपको 250 मार्क्स लाने के लिए 6 महीने की जगह 3 महीने में आपको कवर हो जाए, तो आप 3 महीने एक्स्ट्रा दे सकते हैं अपने GS को। तो ऑप्शनल चूज करते समय यस। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें। देखिए, ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ, जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है अभी तक जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। लोग यस सर। ज्योग्राफी को चेंज कर रहे हैं ऑप्शनल, मतलब अपने दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में जाके ज्योग्राफी छोड़ के भाई कोई और ऑप्शनल ले लिया जाए। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोलते हैं कि ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आते, इस बार शायद टॉपर भी है कोई, पता नहीं 3 रैंक पे या कुछ तो है जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। आप खुद को एनालाइज करें, बट इन जनरल मार्क्स कम आ रहे हैं। और जो मैंने ये भी सुना है कि पेपर 2 में क्वेश्चंस इधर उधर से बहुत आते हैं ज्योग्राफी में। तो आप अगर ये यस। जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर ज्योग्राफी में करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही आपको ऑप्शनल में लेना है। कोई भी आप ऑप्शनल ले ले जो थोड़ा सही हो। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ लोगों का कॉमन सवाल आ रहा है यक्षी कि आपका क्या शेड्यूल था, आप कितने देर पढ़ाई करते थे, वो ये कुछ तो लोग जानना ये तो चाहते बड़ा पर्सनल सी चीज है। मैं चीजों को एकदम सिंपल रखने में विश्वास रखता था कि सुबह उठते, न्यूज़पेपर पढ़ते, 2 घंटा अपना, 1.5 2 घंटा जितना भी समय लगता है, उसके बाद एक सब्जेक्ट उठाया और जब तक नींद ना आए तब तक वो सब्जेक्ट पढ़ते रहे। कुछ लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। पर मैं तो एक सब्जेक्ट उठाता था, उसको पढ़ता रहता था पूरे टाइम बस। ऐसा मैं डेली आंसर राइटिंग, डेली प्रीलिम्स के क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूज वो देते हैं कोचिंग, मैं ये सब नहीं करता था। मैं चीजों को एकदम सिंपल रखने में विश्वास रखता था कि सुबह न्यूज़पेपर उठाया, पढ़ा उसको, उसके बाद अपना एक और सब्जेक्ट उठाया, उसको पढ़ते रहे बस। मेरा तो यही शेड्यूल रहता था। एक क्वेश्चन आ रहा है यक्षी कि आपके क्या हॉबीज थे, और क्या वो क्वेश्चन इंटरव्यू में आया था, क्या आपसे डिस्कशन ये हुआ था? हॉबीज, मैं स्केचिंग करता था, कुछ कोरा पे भी लिखता था, वैसे भी अपनी डायरी मेंटेन रखता था। बट इस बार हॉबी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था हॉबी से रिलेटेड। पॉइंट ये है कि अगर आपकी हॉबी कोई इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सी यूनिक सी है, अगर आप वो डेप्थ में डालते हैं तो उससे 100% क्वेश्चन बनेंगे। बट जैसे स्केचिंग है, वो एक कॉमन सी हॉबी है, या कोरा राइटिंग है, बहुत सारे लोग उसको लिखते हैं, या फिर जर्नलिंग या डायरी राइटिंग है, बहुत कॉमन सी है। और एग्जामिनर जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, अगर आपका इंटरव्यू शुरू में आए तो शायद आपसे सवाल पूछ लें, बट आपका अगर बीच में है, लास्ट में है, तो उनसे सवाल की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो सेम सवाल बहुत सारे लोगों से पूछ चुके हैं। तो वो हॉबीज ना पूछ के फिर हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स पूछे, या फिर आपसे आपके डेथ से कुछ और चीजें पूछे। तो ये चीज, अगर आपकी यूनिक हॉबी है तो डेफिनेटली सवाल आएंगे। इंटरव्यू आपको पहले हो बाद में हो, कोई मैटर नहीं करता, सवाल पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल।
और एक क्वेश्चन आ रहा है कि एसे राइटिंग कैसे अच्छा किया जाए, एसे राइटिंग पे क्या ओपिनियन है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते देखो, मैंने तो आंसर ये ऐसे की तैयारी नहीं की थी, और मेरे मार्क्स 130 थे, जो लगभग एवरेज के आसपास है। अगर जिनको मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो प्रैक्टिस जरूर करें, किसी कोई टेस्ट सीरीज ले लें किसी का, या अपने फ्रेंड से इवेल्युएट करवा लें। मैंने एक अनुदीप दुरुशेट्टी सर की एक किताब थी जिसमें हाउ टू राइट एसेस की एक छोटा सा पोर्शन है, वो 1.5-2 घंटे में पढ़ा जाता है, वो उसको मैंने पढ़ लिया था। मुझे नहीं पता कितना इम्प्लीमेंट हुआ होगा वहां से, बस उस चीज पे मैंने ध्यान दे दिया था, तो मैंने ज्यादा प्रिपरेशन किया नहीं था। तो इसके बारे में शायद मैं एक अप्रोप्रिएट आदमी नहीं हूँ जो आपको इन सब ऐसे राइटिंग के बारे में बता पाए, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं है उसमें। हैं। नीलिमा जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीलिमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 2023 एक्सपेरेंट्स के लिए रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? देखो, मैंने जैसे पहले ही बोला था, मैं तो चीजों को सिंपल रखता था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट उठाया कवर किया, दूसरा उठाया कवर किया, तीसरा उठाया कवर किया। जब एक साइकिल पूरा हो गया, अगेन फिर पहले पे पहुंच गया, उसको उठाया और रिवीजन करते रहे। साथ में मेरा जो फोकस था वो ये नहीं था कि इतने नंबर ऑफ रिविजन्स करने हैं। मेरा फोकस तो ये रहता था कि मैं जब भी पढूं उसको समझ के पढूं, बस। अगर आप समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे तो आप अगर थोड़े कम नंबर ऑफ रिविजन्स भी होंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो मेरा तो ऐसा रहता था। पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको कवर करके आगे उसको 2-2 घंटे रिवाइज करते रहते हैं। जो आपको सूट करे आप वो करें। और मैं तो एक सब्जेक्ट उठा के उसको कवर करके फिर अगले साइकिल में आए तभी उसको कवर करता था। जी। नेहा जी ने हैंड रेज किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेहा। हेलो सर। हेलो ये सर। पूछिए मैम, पूछिए। सर मुझे ये पूछना था कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल कैसा रहेगा? सर वो स्कोरिंग है? सर मेरी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है उसी से। मतलब सर ये है ना, थोड़ा उसका वाइड सिलेबस है हिस्ट्री का, बट सर इंटरेस्टिंग थोड़ा वही लगता है, तो वो सही रहेगा सर? ये वैसे देखो, आप कोई भी ऑप्शनल का अगर आप एवरेज मार्क्स देखें ना तो सेम है। इस बार तो शायद रैंक 1 जो है श्रुति शर्मा, उनके भी 300 के आसपास कुछ इतने नंबर है उनके हिस्ट्री में। बट अगर आपको इंटरेस्ट तो आप ले तो सकते हैं, हिस्ट्री कोई खराब ऑप्शनल नहीं है। बट आप उसको सिलेबस देख लीजिए आप उसका। अगर आपका बैकग्राउंड है थोड़ा, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो ऑफकोर्स आप ले ही सकते हैं हिस्ट्री। बट मुझे हिस्ट्री का बहुत ज्यादा नहीं पता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका ऑप्शनल हो हिस्ट्री, तो आपको शायद वो थोड़ा अंदर डेप्थ में जाके आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाए। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था। सर मतलब थोड़ा ये रहता है कि जैसे सर नई नई चीजें सीखते रहते हैं, उनके लिए तो मतलब क्यूरियोसिटी रहती है सर। बट सर वो ना सिलेबस हम बस बढ़ाते रहते हैं, मतलब सीखते रहते हैं न्यू। बट जब रिवीजन का टाइम आता है सर, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए? सर ये थोड़ी वीकनेस रहती है कि रिवीजन वापस को। से क्यूरियोसिटी लाए उसको, जो पहले से गूगल किया दोबारा से गूगल करें, यूट्यूब देखें, उससे रिलेटेड उसके इमेजेस देखें। जैसे कि अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो मंदिरों के फोटो देखें, अगर एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो स्पीशीज के फोटो देखें, नेशनल पार्क्स के फोटो देखें। तो थोड़ा इंटरेस्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। अब रिवीजन तो आपको देखो करना ही है, नई चीजें हर बार तो नहीं पढ़ सकते। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी तो अगली बार कोई नई बुक पढ़नी है। पढ़नी तो रिवाइज तो आपको स्पेक्ट्रम ही करना है। तो जैसे जी आपने पहले क्यूरियोसिटी बढ़ाई थी, दोबारा से क्यूरियोसिटी बढ़ाएं आप, क्योंकि नई नई चीजें तो आपको वापस से उस बुक में मिलेंगी। सब कुछ तो आपको आता नहीं होगा, तो क्यूरियोसिटी तो आपको वापस से लानी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो आपको लाना पड़ेगा। और ये बात एकदम सही है, जब रिवाइज करते हैं तो इतना मजा नहीं आता है। तो आपको खुद जी को सर। थोड़ा पुश करना ही पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन आपको बनाना ही पड़ेगा कि यार रिवीजन करना है तो भाई करना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। जी सर। थैंक यू सर। यस सर। अगली कड़ी में सर आशुतोष महंत जी है। आशुतोष जी, आप अपना क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि फिलॉसफी ऑप्शनल स्कोरिंग है या नहीं सर, क्योंकि ऐसा पता चलता नहीं है कि फिलॉसफी से किसी ने टॉप 10 में रैंक में मिला हो। क्योंकि यार फिलोसफी मुझे ऐसा पर्सनल तो आइडिया नहीं है उसका, बट मैंने सुना है कि ठीक ठाक ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं कि फिलोसफी, अगर आपको फिलोसफी लेना है तो थोड़ा सा फिलोसफिकल ओरिएंटेशन होना जरूरी है। बाकी मैं अप्रोप्रिएट आदमी फिर से नहीं हूँ इसके बारे में कमेंट करने के लिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका फिलोसफी ऑप्शनल हो, या फिर ये सबके लिए है। अगर किसी को देखना है तो कोरा पे थोड़ा सर्च कर लें, यूट्यूब पे जिनका फिलोसफी ऑप्शनल था उनसे उनके वीडियोस देख लें, उन्होंने शायद स्ट्रेटेजी या उसके बारे में ज्यादा बताया हो। बट मैंने ऐसा सुना है कि फिलोसफी का छोटा छोटा सिलेबस रहता है, स्कोरिंग रहता है, आप देख लें उसको। मुझे इतना बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है पर फिलोसफी का। जी सर, थैंक यू। हाँ, देखिए अब एक दो और सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, टाइम की थोड़ी कमी है। तो लास्ट दो क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए। ओके सर, तो सर अगली कड़ी में एकता जोकर जी हैं, वो अपना आपको क्वेश्चन। हाँ जी। हेलो सर। हम्म। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं और थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ भी उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी जब हम आंसर राइटिंग करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें ये लगता है कि हमें क्या क्या लिखे आंसर में, मतलब क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है आंसर्स लिखने में। देखो, अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, आपको पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए मेंस के। टॉपिक वाइज नोट से मतलब कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर टॉपिक दिया हुआ है तो आप उसके नोट्स बना लें। इंक्लूसिव ग्रोथ दिया हुआ है, उसके नोट्स बना लें। नोट्स से मतलब है कि हर एक टॉपिक का दो चार डेटा, दो चार पॉइंट्स, इश्यूज, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब लिख लें। तो जब आप क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो आपके दिमाग में वो पॉइंट्स नेचुरली आ जाएंगे उस टाइम पे। बट ये सब चीजों के लिए तो नहीं कर सकते, क्वेश्चंस नए भी आएंगे। तो जो नए Yes, sir. क्वेश्चंस आएंगे ना, आप इसको सबसे पहले तो आपका, जैसे मैं पहले ही बोला था, फाउंडेशन जो आपका है अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी, आप उसके साथ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट पर्सनली जब मैं लिखता था, मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई भी क्वेश्चन आता था ना, तो उसके अंदर नेचुरली अपने आप पॉइंट्स आ जाते थे अंदर से निकल के। अब पता नहीं आपके साथ अगर ऐसा ना हो तो आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। आप ऐसा कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए इस चीज के लिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन चैट में बार बार आ रहा है कि आप अपने ऑप्शनल के बारे में स्ट्रेटेजी बता दीजिए, सोशियोलॉजी के बारे में, कि आपने कैसे फॉलो किया। देखो, सबसे पहले तो ये है, ऑप्शनल जहां तक, कोई सा भी ऑप्शनल हो, सोशियोलॉजी हो या कोई सा भी ऑप्शनल हो, आपको डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, कोई ऐसी छोटी सी किताब पढ़ेंगे जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजी होती है शॉर्टकट वाली, वो स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। ये सारे ऑप्शनल के लिए है। आप पढ़ें तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ें। सारे टॉपिक की मैं ये सजेस्ट करूंगा, कोई सा भी ऑप्शनल हो, सब सारे टॉपिक्स के लिए, सारे सब क्या बोलते हैं, चैप्टर्स के लिए आप एक एक रेफरेंस बुक जरूर फॉलो करें। तो मेरा जो मेथड रहता था सोशियोलॉजी पढ़ने का, वो ये रहता था कि मैंने क्लास ली थी महापात्रा सर की, जो आती हैं वाजीराम में। उसके बाद मैंने उनके नोट्स को एक दो बार रिवाइज करके अपने खुद के नोट्स बनाने शुरू किए थे। जो भी जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी, अपने सबको सिंथेसिस करके, सबको कंबाइन करके एक अपने नोट्स बना लिए थे सोशियोलॉजी के, जिनको मैं बार बार रिवाइज कर लेता था बाद में। और इन डेप्थ पढ़ने के लिए मैंने काफी बुक्स फॉलो की थी, जैसे हर्लम बोस, रिडजर या इग्नू, या एक नितिन सांगवान सर की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा पेपर 2 में बीके नागला किताब, एसएल दोषी सर की किताब आती है रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर, और पेपर 2 में इग्नू सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सब मैंने किया था उसके लिए, और अपने नोट्स बना लिए। तो स्पेशल हमको ध्यान रखना है थिंकर्स पे। अगर आपको थिंकर्स याद नहीं हो रहे हैं तो आप एक पेज पे हर एक चैप्टर के थिंकर्स थिंकर्स लिख लें कि किस टॉपिक का कौन सा थिंकर है, उसको बार बार रिवाइज करें। जब पेपर देने जाए उससे आधा घंटा पहले उसको रिवाइज कर लें। और जब आप आंसर राइटिंग करें सोशियोलॉजी का, तो उस पर ध्यान दें कि आपको जो कोर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, जैसे फंक्शनलिज्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हो गया, या जो कोर थिंकर्स हैं हमारे, जैसे दरखाइम हो गया, एम एन श्रीनिवास हो गया, इंद्र बेते हो गया, या जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स भी हैं, आपको थिंकर्स ज्यादा कोट करने हैं रादर देन करंट एग्जाम्पल्स एंड डेटा। आप जो कोर सोशियोलॉजिकल चीजें हम सीखते हैं अपने पूरे तैयारी के दौरान, आप उस पर ज्यादा रिलाई करें रादर देन करंट डेटा एंड करंट एग्जाम्पल्स।
क्योंकि जो आप कॉपी चेक करेंगे वो पीएचडी या फिर एक सीनियर प्रोफेसर होंगे और वो अप्रिशिएट करेंगे जब आप कोर सोशियोलॉजिकल चीजें लिखेंगे। तो इस चीज पे ध्यान दें और अपने जब आंसर लिखे उसमें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा थिंकर्स लिखे जाएं। कुछ आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो, कुछ आंसर्स को पैराग्राफ्स में लिखो, डायग्राम सीखो, जैसे नितिन सांगवान किताब में डायग्राम्स है काफी, आप डायग्राम्स सीखो। डायग्राम्स तो सारे कोई भी हो, जीएस हो एथिक्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी में भी आप डायग्राम सीखें या बाकी कोई भी ऑप्शनल हो, आप डायग्राम जरूर बनाएं, उसमें सीखें। एटलीस्ट 20 में से चार सवाल में आप डायग्राम बना दें। तो ये मेरा बेसिक था और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा नोट मेकिंग था। नोट्स बनाने जरूरी हैं ऑप्शनल में, सोशियोलॉजी में तो स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर आप हडलम्बोस पढ़ें तो आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। वो बहुत थिक बुक है, बहुत ज्यादा कंटेंट उसके अंदर है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक समंदर है, आप उसमें खो जाएंगे। बाद में आपका रिवाइज नहीं होगा, फिर आप बाद में जाके बहुत कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि मेरी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है, मेरा सारा रिवाइज हुआ भी है कि नहीं हुआ है। और अल्टीमेटली तो जो जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो 5 दिन बचते हैं उसमें आप ऐसे नोट्स बनाए कि वो 2 बार रिवाइज हो जाए। बस इतना करना है आपको।